हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री जो है, उस राजस्थान की हिस्ट्री में सारे टॉपिक जो है मेवाड़ से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो जितने भी राजवंश हैं, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, उसके बाद में कछवा मतलब जयपुर के जो शासक थे उनके बारे में, मतलब जितने भी प्रतिहार, परमार और इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले जो है पहला डिस्कस करें, सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन मेवाड़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक है मेवाड़ में, है ना। तो मेवाड़ के सारे जितने भी शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको याद रखना है एक बात कि ये सारी चीज़ें जो मैं लिखाऊंगा आपको ना, ये सारी नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि इनमें समझाने लायक तो ऐसा है नहीं। आप समझ के भी क्या करोगे इन चीज़ों को लेकर के, याद ही करनी होती है कुछ चीज़ें। देखो याद कर लेना डायरेक्ट, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने टाइम बर्बाद किया। तो सबसे पहले शासक था जिसका नाम था, शासक का नाम याद करने से पहले आपको एक बात मैं बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर जो कौन सा का राज करते तो गोहिल। इन मेवाड़ में शासक सबसे पहले कौन शाखा है? गोहिल शाखा। सबसे पहले गोहिल शाखा के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और गोहिल शाखा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो गोहिल शाखा है, इस गोहिल शाखा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इस जो यहाँ पर जो राजा गोहिलादित्य थे, जिसका नाम था, सबसे पहला शासक का नाम राजा गोहिलादित्य। राजा गोहिल कर लो या गोहिलादित्य, गोहिलादित्य। ठीक है, ये राजा गोहिल है, गोहिलादित्य इस राजा हुए थे। ठीक है, गोहिल शाखा की सबसे पहले गोहिल शाखा की इन्होंने जो है सबसे पहले जो पहला ये शासक थे गोहिल, है ना। इन्होंने गोहिल शाखा जो थी, इस गोहिल शाखा ने शासक किया था मेवाड़ के अंदर सबसे पहले, है ना। इस गोहिल शाखा ने शासक कहाँ किया था? मेवाड़ में शासन किया था। और इस गोहिल शाखा का सबसे प्रतापी जो शासक था जिन्होंने मेवाड़ में इस शाखा की स्थापना की थी, वो थे राजा गोहिलादित्य। अब कब की थी मेवाड़ में? अपने राज्य नाम गोहिल राज के नाम, गोहिल वंश के नाम से। तो याद रखना आपको 566 में मेवाड़ राज्य में, 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य में अपने नाम पर गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिल वंश, तो एक बार क्वेश्चन आया, गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा गोहिलादित्य ने की थी। कब की थी? 566 ईस्वी में की थी। ये पहला फैक्ट होगा। दूसरा याद रखना है आपको, ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से पहला पॉइंट याद रखना ही है। अब क्या हुआ था कि जो गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में अनेक प्रचलित मत हैं कुछ, है ना। आपको ना मैं वही चीज़ बताऊँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज़ें है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश के बारे में कई मत हैं कि अलग अलग विद्वानों के, जैसे अबुल फजल है। तो अबुल फजल ने कहा था कि जो है ना, मेवाड़ में जो गोहिलों के, ये जो गोहिल हैं, ये ईरान के बादशाह नौरशाह के वंश से उत्पत्ति हो, ऐसा बताते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है सॉरी। तो अबुल फजल की जो उत्पत्ति, अबुल फजल बताते हैं कि मेवाड़ के जो गोहिल हैं, ये ईरान के बादशाह थे जिसका नाम था नौशेरवा। नौशेरवा वंश से उत्पत्ति होना लिखा है इन्होंने। तो अबुल फजल क्या बताते हैं, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखता हूँ इनका मत जो भी है ना। आपको सबसे पहले है अबुल फजल। तो अबुल फजल क्या कहते हैं इनको, इस वंश के बारे में, अबुल फजल की इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाए, है ना। तो ये कहते हैं कि ईरान के बादशाह, जो ईरान के बादशाह थे जिसका नाम था नौशेरवा, इस नौशेरवा के वंश से उत्पत्ति मानते हैं। किस वंश से मानते हैं अबुल फजल? कि नौशेरवा के बादशाह थे, सॉरी ईरान के बादशाह थे जिसका नाम था नौशेरवा वंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ से उत्पत्ति मानते हैं इसकी, है ना। तो ये मानते हैं गोहिलों का संबंध वल्लभी के शासक से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? वल्लभी के शासक वंश कि इनकी जो उत्पत्ति है गोहिलों की, कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि वल्लभी के शासक वंश से हुई है। तीसरा है राजा श्यामल दास। अब जो राजा श्यामल दास है ना, ये कहाँ से मानते हैं गोहिलों की उत्पत्ति? तो ये कहते हैं, अपने ग्रंथ है इनका वीर विरोध, उसमें कहते हैं कि गोहिलों का जो
वल्लभी से आना लिखा है इन्होंने। कहाँ से बताया था श्यामलदास ने? इन्होंने अपने ग्रंथ, इसका नाम है वीर विनोद, वीर विनोद, उसमें लिखा है। तो इस वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है कि इन्होंने कहाँ से आए हैं, ये वल्लभी से। ठीक है, आगे चौथा याद रखना है आपको, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर आर भंडारकर। जो डॉक्टर भंडारकर हैं ये कहते हैं कि जो गुहिल है, ये गुहिल भी, जो गुहिलों ने आहट से प्राप्त अवलेख हुआ था उससे आधार पर ऐसे बताते हैं ये कि ब्राह्मण माना था उन्होंने, ब्राह्मण। तो इनकी उत्पत्ति कैसे, किस वंश से मानी थी इन्होंने? तो गुहिलों को ब्राह्मण माना। क्या माना था इन्होंने? ब्राह्मण। ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आएगा आपसे कि किस मतलब गुहिलों को ब्राह्मण किसने माना था, किसके अनुसार गुहिलों को ब्राह्मण कहा जाता है? तो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनको गुहिलों को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, एक और याद कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा, गोपीनाथ शर्मा 5 में है, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। जो गोपीनाथ शर्मा जी हैं, इन गोपीनाथ शर्मा ने बताया था कि इनको ब्राह्मण वंशी। तो आपको याद रखना है कि देखो डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा इन दोनों ने इनको ब्राह्मण वंशी बताया था, है ना? इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं बात करूँ कि गुहिलों की टोटल एक दो व्यक्ति हुए थे, जिसका एक का नाम था कर्नल जेम्स टॉड और एक का नाम था मोहनोत नैन्सी। तो आप लिखना मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी प्लस कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड थे। इन दोनों ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई थी? तो इन्होंने गुहिलों की 24 शाखाएं। और एग्जाम क्वेश्चन आता है कि मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं? तो 24 शाखाएं बताई थी इन्होंने, है ना? तो इसको भी आपको अच्छे से ही याद रखना है। ठीक है, अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना, उन्होंने बताया था कि इनकी जो ये जो है ना 566 में गुहिलों के अपना शासन किया था। ये सारी चीज़ें तो आपसे एग्जाम में इतनी ज़्यादा नहीं पूछ जाएंगी आप। तो अब मैं और कुछ चीज़ बताऊँ, जैसे कि इनके कुल देवता, जो गुहिल है, इन गुहिलों के कुल देवता, एक तो कुल देवता याद रखना है, तो आपको पता होगा एक लिंग जी, एक लिंग। अब एक लिंग जाति का मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में है, कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर जो है इनके कुल देवता हैं एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ उनका मंदिर है। आपसे पूछे कुल देवी, ठीक है, तो इनकी जो कुल देवी वो है बाण, बाण। इनका मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़ में है। तो चित्तौड़ में कहाँ? तो नागदा के अंदर, चित्तौड़ नागदा, सॉरी चित्तौड़ में अंदर जो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ में है ना, उनका मंदिर है चित्तौड़ में ना, इतना याद है चित्तौड़गढ़ में ही, सॉरी नागदा उदयपुर में छोड़ दिए। इनमें जो कुलदेवी है, कुलदेवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। इनकी कुलदेवी बाण माता है। एक होती है आराध्य देवी, तो आपको आराध्य देवी भी याद रखना है। आराध्य देवी जो इनकी जो आराध्य देवी है वो है, इस दिन कह सकते हैं आप, 4 भुजा माता, 4 भुजा माता। ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं अच्छे से। तीनों चीज़ें आप याद रखनी। एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मेवाड़ वंश, मेवाड़ जो है, मेवाड़ों के शासक, मेवाड़ों के जो राजा थे उनकी कुल मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी कौन सी थी, या कुल देवता कौन से थे, आराध्य देवी कौन सी थी? ठीक है, कुल देवी और आराध्य देवी अलग अलग, जो अपन आराध्य रूप में किस चीज़ अपन मान लेते हैं ना किस चीज़ को, तो वो तो होती है अपनी कुल देवी, आराध्य देवी। और कुल देवी मतलब अपनी परंपराओं से चली आ रही जो देवी होती हैं वो होती हैं कुल देवी। अब आगे अपन एक एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जो शासक है यहाँ से याद रखना है आपको। अब सबसे पहले जो शासक आता है उसका नाम है कालभोज, कालभोज। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं बप्पा रावल। ठीक है, पहले शासक का नाम क्या है? कालभोज। इनको क्या बोला जाता है? बप्पा रावल बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक साथ साथ लिखते चलना आपका है ना। पहला पॉइंट है इसी के अंदर कि इनकी जो उपाधि है ना, ये बप्पा रावल की कंधे, कालभोज अलग अलग व्यक्ति है। ऐसा किस में कहा गया कि बप्पा रावल और ये कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं? तो एक प्रशस्ति, इसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, प्रशस्ति। ये जो रणकपुर प्रशस्ति है, इसमें कहा गया है कि जो कालभोज है, कालभोज वह बप्पा रावल कालभोज जो बप्पा रावल है ना,
ये अलग अलग व्यक्ति कैसे हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको याद रखना है किस प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति माना था, तो रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार माना था। इनको जो बप्पा रावल की उपाधि है ना, दूसरा पॉइंट, बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी, है ना, तो ये जो उपाधि है किसने दी थी, तो हरित ऋषि ने, हरित ऋषि ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके काल में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जुनैद। उस जुनैद ने अरबों का जो आक्रमण हुआ था, इसी के साथ नाम जुनैद के नेतृत्व में, है ना। तो कालभोज ने क्या किया, इस कालभोज ने मेवाड़ की प्रजा की रक्षा की थी, तो हरित ऋषि प्रसन्न होकर उन्होंने इनको जो है उपाधि दी थी। अब ये उपाधि क्यों दी थी, तो इसके शासन, तीसरा पॉइंट याद करना कि इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था कि मेवाड़ में, लिख लो आप, मेवाड़ में क्या हुआ था, इन्हीं के शासनकाल के दौरान मेवाड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, अरब आक्रमणकारी था, ये है ना, जुनैद। इस जुनैद ने क्या कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना, याद हो जाएगा। इस जुनैद ने क्या कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण। अब इसने क्या किया, यहाँ के जो शासक था इस कालभोज ने इस जुनैद को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब हरित ऋषि जो थे इन्होंने प्रसन्न होकर के फिर इसको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। तो एग्जाम क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में जुनैद नामक अरब आक्रमणकारी का किसने आक्रमण, जुनैद ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो आपको अच्छे से इस चीज़ को और याद रख लेना है, किसके शासनकाल में किया था, तो बप्पा रावल किया। बप्पा रावल को उपाधि किसने दी थी, तो आपको याद रखना है, हरित ऋषि ने दी थी। क्यों दी थी, किससे प्रसन्न होकर दी थी, कि जो जुनैद ने आक्रमण किया था ना यहाँ पर, है ना, तो इस जुनैद ने आक्रमण किया था तो इसको पराजित कर दिया था यहाँ इसने कालभोज में, तब इन्होंने उपाधि दी थी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो आगे आपको याद रखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये देखो, चौथा है एक कुंभलगढ़ शिलालेख है। कौन सा है, कुंभलगढ़ शिलालेख। ये जो कुंभलगढ़ शिलालेख है ना, इस कुंभलगढ़ शिलालेख में ऐसा मिलता है, ये जो बप्पा रावल है, इन्हीं बप्पा रावल को विप्र का बताया है। क्या बताया है बप्पा रावल को, बप्पा जो रावल है ना, इनको विप्र। तो एग्जाम को सुनाया जाता है आपसे, है ना, कुंभलगढ़ किस शिलालेख के अनुसार इनको विप्र कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार इनको विप्र कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसने 734 मतलब 734 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ में। ठीक है, और चित्तौड़ में आक्रमण किया था, चित्तौड़ का शासक का नाम क्या था, यहाँ पर इसने आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ का शासक था ना, वो था मान मौर्य। ठीक है, अब इसने 734 में जब यहाँ चित्तौड़ में आक्रमण किया था, यहाँ पर यहाँ शासक था मान मौर्य, इस मान मौर्य क्या कर दिया, इसने हरा दिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसने किस शासक को हराया था, तो चित्तौड़ के शासक जिसका नाम था मान मौर्य। इस मान मौर्य को क्या कर दिया, इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, आगे याद रखना है कि इनकी जो इन्होंने, छठवां पॉइंट याद रखना है, इन्होंने जब इनको हरा दिया था उसके बाद में आपको याद रखना है कि सबसे पहले मेवाड़ में, सबसे पहले जो मेवाड़ है, यह मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इन्होंने चलाए थे बप्पा रावल ने। ठीक है, 7वां पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने जो अपने सिक्के थे, इन्होंने अपने जो सोने के सिक्के चलाए थे, इन सोने के सिक्के हैं, याद कर, सोने के सिक्कों पर किसकी आकृति थी, सूर्य की आकृति थी, सूर्य की आकृति। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इन्होंने क्या किया था कि अपने कुल देवता जिसका नाम था एकलिंग जी, एकलिंग, इनका मंदिर बनवाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो बप्पा रावल ने बनाया। कहाँ, तो नागदा में, सर कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था इनका मंदिर था ना। तो इनका मंदिर कहाँ पर है, इन्होंने एकनाथ जी का मंदिर बनवाया था, तो मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, अब 8वां पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो मृत्यु हुई थी नागदा में। ठीक है, 9वां पॉइंट आपको याद रखना है, देखो सीधी सीधी चीज़ें हैं कि रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार इनको ना बप्पा रावल को और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। उसके बाद में बप्पा रावल को उपाधि किसने दी थी, तो हरित ऋषि ने दी थी, क्योंकि उसके बाद जुनैद का आक्रमण हुआ था, जुनैद के आक्रमण बाद पराजित कर दिया था इन्होंने जुनैद को। इससे खुश होकर हरित ऋषि ने इनको उपाधि। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार ऐसा मिलता है कि इनको बप्पा रावल को विप्र कहा गया। 734 में इसने
क्या बोलते हैं, मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, मानवेय को हरा कर इन्होंने वहाँ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, एक लिंग ने मंदिर बनवाया था, मृत्यु हो गई थी, नागदा के अंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि उपाधि थी एक उपाधि। ठीक है, क्या थी, उपाधि। अब उपाधि के नाम क्या है, क्या है, तो इनको बोला जाता है हिंदुआ सूरज या हिंदुआ सूरज या हिंदू सूरज लिख लो, हिंदू सूरज चकवे, चकवे। ठीक है, चकवे। तो इनमें 2 उपाधियाँ, हिंदू सूरज और चकवे। ठीक है, आगे याद रखना है आपको इन्होंने कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम, हाँ सॉरी, एक मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे कि जो सोने के सिक्के थे ना, इनकी मतलब कितने वजन था इनमें, तो 115 ग्रैन, 115 ग्रैन इनका जो वजन था, वेट था, वो था 115 ग्रैन इन सोने के सिक्कों का। ठीक है, आगे चलूँ तो आगे मैं एक चीज़ बताता हूँ अब आपको यहीं पर कि ये इन्होंने एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, आपको 10वां फैक्ट याद रखना है अच्छे से कि एक व्यक्ति जिसका नाम था सीवी वैद। ठीक है, इन सीवी वैद ने की जो तुलना है, सीवी वैद ने बापा रावल की जो तुलना है वो किससे की थी, तो चार्ल्स मार्टिल, चार्ल्स मार्टिल, मार्टिल। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार पूछ लिया जाता है कि सीवी वैद ने इसकी तुलना किससे की थी, तो चार्ल्स मार्टिल से की थी। हम तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी। एक याद रखने में 11 पॉइंट है कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजधानी। ठीक है, तो राजधानी लिखना नागदा। एकदम कई बार पूछ लिया जाता है कि नागदा को किसने राजधानी बनाया था, तो आपको याद रखना है, सीधी सीधी बातें हैं। ठीक है, अब ये थी बापा रावल के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जो अगला शासक है इसका नाम है राजा अल्लट। तो दूसरा शासक का नाम डालना आप, राजा अल्लट। इसके बारे में तो कुछ लिमिटेड फैक्ट्स हैं कि सबसे पहले याद रखना है कि उनकी उपाधि का नाम क्या है, तो इनकी उपाधि थी, इनका नाम था आलू रावल, आलू रावल। ठीक है, दूसरा याद रखना कि मेवाड़ में क्या, कि मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन, नौकरशाही, जो नौकरशाही का गठन है ना, नौकरशाही का गठन, तो मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही गठन किसने किया था, तो आलू रावल ने किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजधानी, तो याद रखनी है आपको, राजधानी आहड़ को बनाया था। ठीक है, इन्होंने किससे विवाह किससे किया था, ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था हरिया देवी। ये जो थी ना हरिया देवी, ये हूण राजकुमारी थी, हूणों की, हूण राजकुमारी थी, राजकुमारी। इसको आप कह सकते हैं ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम है, राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, किसने किया था और किससे किया था, तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताऊं इन्होंने किसने मंदिर बनाया था, तो उन्होंने बरहा मंदिर बनवाया था, बरहा मंदिर का निर्माण। ठीक है, इन्होंने बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक बात और बताऊं, इन्होंने एक जगत अंबिका माता मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जगत अंबिका, जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, वो बनवाया था इन्होंने। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इनसे रिलेटेड है कि इन्होंने कई चीज़ें स्टार्ट की थी उस समय के ना, तो नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था, कर व्यवस्था जो थी वो उसका गठन किया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा याद रखनी नहीं है, तो आपको इतना याद रखना है बस खाली कि ये सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ना, वो तो याद छोड़ो, उसको तो मत याद करना। अब तो ये याद करना है सबसे पहले इसकी उपाधि, मेवाड़ में नौकरशाही सबसे प्रथम गठन, राजधानी किसको बनाया था, कैपिटल आहड़ को, विवाह हरिया देवी से किया था इनका ना, बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इससे अब इससे आगे चले उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगले शासक थे उन, ठीक, तो मैं बता रहा था आपको कि इससे आगे पढ़ने से पहले आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, आपको ना इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखनी है ना। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देख लेते हैं, उससे बाद में क्योंकि आपको एक साथ ये सारी चीज़ें थोड़ी है डीपली हैं,
तो आपको याद नहीं होंगे, इसलिए आप हम इसको तोड़ तोड़ के कई भागों में इसको पढ़ेंगे। मेवाड़ सबसे बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले शासकों के बारे में। आप इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। जितनी बातें बताई हैं और जितना एक दिन में बताया जाए, उन हर चीज़ को एक एक अक्षर में कितनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, है ना। तो इनको एक दिन में आराम से रटाया जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है इनको, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ थैंक यू।